यह एक डरावनी कहानी है जो सालों पहले मेरी माँ की दोस्त के साथ घटी थी और आज भी मुझे डराती है। जब मैं अभी भी अपनी माँ के गर्भ में थी तब उनकी दोस्त तान्या अपनी चमकदार शख्सियत और सुंदर लंबे काले बालों के लिए जानी जाती थी। वह एक बड़े ऊंचे पेड़ के पास रहती थी जहां अक्सर कौवे अपने घोंसले बनाते थे। हर दोपहर जब खाने का समय होता तान्या अपनी खुली खिड़की के पास बैठकर खाना खाती थी जबकि गर्मी की तेज हवा अंदर आती थी। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। एक कौवा खिड़की की चौखट पर आकर बैठ गया और बस उसे घूरता रहा। उसकी आंखें तान्या की आंखों से टकराई रहीं बिना हिले। उसे लगा कि वह भूखा है तो उसने उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया और यह उसकी रोज की आदत बन गई। शुरुआत में तो यह सब सामान्य लगा, लेकिन एक शाम हालात अजीब हो गए। तान्या ने अभी अभी नहाया था और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने बाल गीले ही पीठ पर खुले छोड़ दिए। उस रात घर में सिर्फ 4 लोग थे, तान्या, उसकी कजिन, उसका भाई और उसके भाई का दोस्त। उसके माता पिता शहर से बाहर सर्जरी के लिए गए हुए थे। उस रात उसने खाना तो खाया लेकिन उसकी भूख जैसे बुझ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। अगले दिन वह तेज बुखार के साथ बिस्तर पर पड़ गई और जब बुखार उतरा तो हालात और भी बिगड़ गए। तान्या ने बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया, इतना कि कई लोगों के लिए काफी हो। और रात में असली डरावनी घटनाएं तब शुरू हुई। वह घर में घूमने लगी, फ्रिज खोलती, बोतलें तोड़ती, कुर्सियां घसीटती, दीवारों पर दस्तक देती। ऐसा लग रहा था जैसे अब उस पर उसका खुद का काबू नहीं रहा। डॉक्टरों ने इसे स्लीप वॉकिंग कहा, लेकिन उसके परिवार को सच्चाई कुछ और ही पता थी। फिर एक दिन मेरी माँ मिलने गई। जो उन्होंने देखा वह उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। तान्या के कमरे में 7 या 8 लोग थे जो उसे बुरी तरह काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। वह इतनी ताकत से छटपटा रही थी कि वे उसे मुश्किल से संभाल पा रहे थे। यही आखिरी बार था जब मेरी माँ ने दखल देने की हिम्मत की थी। आखिरकार तान्या को एक पादरी के पास ले जाया गया। उसने तान्या के कंधों पर हाथ रखा और प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, तान्या के मुंह से एक गहरी डरावनी आवाज निकलने लगी। उसने पूछा, तुम में से कितने लोग उसके अंदर हो? और वह आवाज बोली, 7। हम में से 7 उसके अंदर है। पादरी डर से सिहर उठा। तुम उसके अंदर क्यों आए? आवाज ने जवाब दिया, उसने हमारी देखभाल की थी, उसने हमें खाना खिलाया था, हम उसे अधोलोक ले जा रहे हैं। तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वे कौए सिर्फ पक्षी नहीं थे, वे आत्माएं थीं। और जब वह हंसती थी, जब उसके लंबे गीले बाल उसकी पीठ पर लटकते थे, तभी उन्होंने अपना मौका लिया। भूतों ने पादरी को चेतावनी दी, तान्या कभी शादी नहीं करेगी, कभी बच्चे नहीं होंगे, और अगर उसने कोशिश की तो उसके जीवन में त्रासदी आएगी। पादरी ने उन्हें धमकाया। उसने पूरी शक्ति से प्रार्थना की और समय के साथ वे चले गए। तान्या के घर जाने से पहले उसने उसे एक सुरक्षात्मक वस्तु दी और चेतावनी दी, इसे कभी मत खोना, इसे कभी मत उतारना, उसने कहा। साल बीत गए, तान्या ने शादी कर ली। 2014 में वह गर्भवती हुई लेकिन बच्चा खो दिया। फिर 2018 में और एक बार फिर 2022 में। हर बार गर्भपात हुआ। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और एक बच्चा गोद ले लिया। लेकिन अब भी वे शांति से नहीं रहते। मैं दिल से आशा करता हूं कि तान्या के साथ अब और कुछ ना हो, लेकिन कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी शायद सबसे डरावनी नहीं है जो आपने कभी सुनी होगी, लेकिन आज भी ये मुझे सिहरन दे जाती है। ये तब हुआ था जब मैं सिर्फ किंडरगार्टन में था। मेरा स्कूल 2 मंजिला इमारत था और खास उस दिन ये घटना छुट्टी के समय हुई थी। मेरे दोस्त और मैंने कैंटीन से खरीदे गए स्नैक्स खा लिए थे और हम खेल के मैदान में खेलने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन थोड़ी देर बाद हम बोर हो गए और छुपन छुपाई खेलने का फैसला किया। ये खेल का आखिरी राउंड था और मेरे एक दोस्त ने सुझाव दिया कि हम इमारत की बाईं ओर की सीढ़ियों से ऊपर जाकर छुप जाएं। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, सब डर गए।
उन्होंने कहा कि वहां बहुत डरावना है, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, इसीलिए मैंने अकेले ऊपर जाने का फैसला किया। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और ऊपर सिर्फ एक दरवाजा था। जैसे ही खोजने वाला गिनती शुरू करने लगा, 10, 9, 8, मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाजा अंदर की ओर खोला और अंदर कदम रखा। कमरा धूल से भरा था, जैसे उसे सालों से छुआ ही ना गया हो। कुर्सियां इधर उधर बिखरी और उलटी पड़ी थीं और कोनों में जाले लटके हुए थे। मैं दरवाजे के पास एक जगह बैठ गया, झुककर बैठा और कमरे को गौर से देखने लगा। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। दीवारों पर लाल छींटे थे जो टपक रहे थे। वहां बहुत भयानक बदबू आ रही थी, जैसे धूल की परतों के नीचे कुछ सड़ रहा हो। कमरे के सामने एक ब्लैक बोर्ड था और उस पर उसी लाल रंग में धुंधले हाथों के निशान और लकीरें थीं। यह मेरे लिए चेतावनी होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि यह बस पुराना पेंट है, इसलिए मैं वहीं रुका रहा। कुछ मिनट बीत गए। वहां शांति थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा शांति। फिर मैंने सुना, अलमारी से कोई आवाज आई। एक धमाका, कुछ हिलना, एक सरसराहट। मैं डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन मैं तो बस एक बच्चा था। मैं यह जानना नहीं चाहता था कि वह क्या था, इसलिए मैं कमरे से भाग गया और अपने दोस्तों को ढूंढ लिया। मैं खुश था कि मैंने खेल जीत लिया था। वे मुझे नहीं ढूंढ पाए और जल्द ही छुट्टी भी खत्म हो गई। कक्षा में वापस आने पर मेरे एक दोस्त ने झुककर मुझसे पूछा कि मैं कहाँ छिपा हुआ था। उसने कहा कि वे बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बताया कि मैं ऊपर छुपा हुआ था, उस कमरे में जो इमारत के बाईं ओर है। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं पागल हूं। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो बहुत लंबे समय तक मुझे डराता रहा। उसने कहा, वह कमरा तो कई सालों से बंद है। कहा जाता है कि उसकी चाबी बहुत पहले खो गई थी और किसी को वह कभी नहीं मिली। जिस किसी ने भी उस दरवाजे को आजमाया, उसने हमेशा यही कहा कि वह बंद रहता है। तो फिर मैंने उसे कैसे खोला? मैं बिना चाबी के अंदर कैसे चला गया? और अलमारी में जो आवाजें आ रही थीं, उस कमरे में मेरे साथ क्या था? और वे हथेली के निशान। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वे पेंट जैसे नहीं लग रहे थे, वे खून जैसे लग रहे थे। नमस्ते, मैं जेस हूं। अब मैं 17 साल की हूं, लेकिन जब यह हुआ था तब मैं 15 साल की थी। हमने अभी अभी सिकिजोर में शिफ्ट किया था, जो फिलीपींस का एक द्वीप है और अपनी जादूगरनियों के लिए जाना जाता है और अजीब बेचैन कर देने वाली घटनाओं के लिए भी। मेरी माँ ने मुझे इसकी बदनामी के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन जो मैंने अनुभव किया उसके लिए मुझे कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। जब हम वहां पहुंचे तो पास में केवल 4 और घर थे जो एक सुनसान सड़क के किनारे बिखरे हुए थे। हमने जल्दी ही वहां बसना शुरू कर दिया। कुछ महीने बिना किसी घटना के बीत गए, जब तक कि एक रात मैंने कुछ बहुत अजीब नहीं देखा। हमारे एक पड़ोसी का कुत्ता बिल्कुल शांत बैठा था, सड़क के बीचों बीच अंधेरे में दाईं ओर घूरता हुआ। आधी रात थी और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज या किसी का इंतजार कर रहा हो। हर थोड़ी देर में वह रात के सन्नाटे में भौंकता, एक धीमी डरी हुई भौंक। मैंने इधर उधर देखा, उम्मीद थी कि कोई सड़क पर चलता हुआ दिखेगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने कुत्ते को भी देखा, यह जानने के लिए कि क्या उसने कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन वह तो चैन से गोल होकर सो रहा था। आखिरकार मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और वापस बिस्तर पर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन फिर एक रात ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। मैं देर रात तक जाग रहा था, अपने कमरे में 1 या 2 बजे के आसपास के ड्रामा देख रहा था। तभी मैंने एक तेज चीख सुनी, दूर से आती मदद के लिए एक बेबस पुकार। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई पड़ोसी बुरा सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर बैठा, स्क्रीन पर नजरें गड़ाए, मैंने उसे महसूस किया। कोई घर के बाहर चल रहा था। जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो मैंने देखा कि बाहर की मोशन सेंसर लाइट बार बार जल और बुझ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये सिर्फ हवा थी या कोई डाली सेंसर के पास से गुजर गई होगी, लेकिन दिल के अंदर कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने फिर से वही आवाज सुनी, इस बार और करीब से।
वो आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। ये बताना नामुमकिन था कि वो आवाज किसी आदमी की थी या औरत की। घबराहट मेरे सीने में घर करने लगी। मेरा कुत्ता, जो अब तक चुप था, अचानक भौंकने लगा। शुरू में उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह खुद भी उलझन में हो, मानो उसे समझ नहीं आ रहा हो कि सिर्फ वही क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है। पड़ोस के किसी भी दूसरे कुत्ते ने कोई आवाज नहीं की। डर के मारे मैंने अपना फोन उठाया और टॉर्च जलाकर अपनी माँ और बहन को देखने गया, जो ड्राइंग रूम में गहरी नींद में सो रही थी। मैंने माँ को जगाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे पता था कि वो इसे नजरअंदाज कर देंगी और मुझे वापस सोने के लिए कहेंगी। इसके बजाय मैंने पीछे के दरवाजे से देखा कि मेरा कुत्ता ठीक है या नहीं। वो अलग लग रहा था, सख्त। उसकी पूंछ नीचे थी, कान पीछे झुके हुए थे और वो खाली सड़क की ओर घूर रहा था। मैंने उसकी नजर का पीछा किया। सड़क सुनसान थी। वहां बस एक ही स्ट्रीट लाइट थी, जो मुश्किल से घने अंधेरे को थोड़ा सा रोशन कर रही थी। सभी पड़ोसियों के घर पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए थे। कहीं भी कोई लाइट नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। मैं ही अकेला जाग रहा था, वही अकेला जो वो सिहरन भरी मदद की पुकार सुन रहा था। उस रात मैं मुश्किल से सो पाया, बिस्तर पर जमे हुए सुबह तक पड़ा रहा। जब आखिरकार सूरज निकला, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं किसी वक्त झपकी ले गया था। मैं भागता हुआ माँ के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। जैसे ही मैंने अपनी कहानी पूरी की, उनकी रंगत उड़ गई। उन्होंने मुझे बताया कि उसी सुबह उनकी मौसी का फोन आया था, जिसमें बहुत ही दुखद खबर थी। मेरी माँ के एक चचेरे भाई का उसी रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उसी रात जब मैंने मदद के लिए पुकारती आवाज सुनी थी, मेरी माँ का मानना था कि वह उनकी चचेरी बहन की आत्मा थी, जो खोई हुई थी, उलझन में थी और अब भी जीवन से चिपकी हुई थी। और जो चीखें मैंने सुनी, वे उसकी आत्मा की थीं, मदद की गुहार लगाती हुई, जो यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। उस रात के बाद फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ, उस रात मैंने असल में क्या सुना था। भारत में बड़े होते हुए हमें पापा की नौकरी की वजह से बहुत बार जगह बदलनी पड़ी। एक समय ऐसा आया जब हम एक नए घर में बस गए, जो छोटा सा था। उसमें सिर्फ 2 कमरे थे और पीछे एक छोटी सी बरामदा थी। वह बरामदा सीधे सड़क से जुड़ा हुआ था, इसलिए जो भी वहां से गुजरता आसानी से उसमें आ सकता था। घर में शिफ्ट होने के कुछ ही समय बाद हमने एक नौकरानी रख ली थी। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह बहुत अजीब व्यवहार करने लगी। एक दिन मेरी माँ बाथरूम में कुछ लेने गईं और उन्होंने नौकरानी को टॉयलेट के पास कुछ अजीब करते हुए पकड़ लिया। जब माँ ने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, तो उसने जल्दी से कहा कि वह सफाई कर रही है। लेकिन माँ को पूरा यकीन था कि वह सफाई नहीं कर रही थी। उसकी मुद्रा में कुछ गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जिसे माँ समझा नहीं पा रही थी। उसके कुछ ही समय बाद हमें बरामदे में एक डरावनी सी ड्राइंग मिली। उसमें 4 काले आकृतियां थीं, 2 बड़ी और 2 छोटी। ये साफ तौर पर हमारे परिवार को दर्शा रहा था, मेरे माता पिता, मेरी बहन और मुझे। मेरी माँ गुस्से और घबराहट में एक बाल्टी पानी लेकर आई और उस अजीब ड्राइंग को धो डाला। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमारे साथ अजीब अजीब चोटें और दुर्घटनाएं होने लगीं। मेरे दोनों माता पिता को चिकन पॉक्स हो गया। मेरी बहन झूले से गिर गई और उसके चेहरे पर गहरी चोट आ गई। और मेरी टांग, क्योंकि मैं काफी छोटा हूँ, साइकिल के पहिए की तीलियों में फंस गई। हम अपने नौकरानी पर बहुत शक करने लगे थे। हमें यकीन हो गया था कि किसी न किसी तरह से नौकरानी इसमें शामिल है। मेरे माता पिता ने उसे नौकरी से निकालने और भेज देने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह कांप उठी। एक महिला जिसकी लंबी पोनीटेल थी और जो बिल्कुल हमारी नौकरानी के बालों जैसी लग रही थी, उसने लिविंग रूम के पास वाले हॉलवे से सिर बाहर निकाला और बस मुझे घूरती रही। मैं इतना डर गया था कि बिना पीछे देखे ही सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि हाउसकीपर के पति का एक दुर्घटना में पैर टूट गया था और उसके बच्चे, उसके हमारे घर से जाने के बाद से वे लगातार बीमार पड़ रहे थे। हमने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। हम उस भयानक घर से जितनी जल्दी हो सके निकल गए। हमारे जाने के बाद हालात निश्चित रूप से बेहतर हो गए, लेकिन आज भी
मुझे आश्चर्य है कि नौकरानी ने आखिर किया क्या था।